सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूं वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। स्पाई इन हैंड इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है पेगासस नाम के इस मॉलवेयर के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी इंडिया में आज की डेट में हो रही है। डिटेल में देखेंगे क्या मुद्दा है। शुरू करना है उसी खास अंदाज में जैसे आप रोज़ पढ़ते हो, टॉपर्स की तरह। हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर को भी समझना है, ग्रामर को अलग से देखना है। आज की सारी ग्रामर, सारी स्ट्रक्चर्स और सारी वोकैबुलरी आप अप्लाई करेंगे इस क्विज पे। पहला क्वेश्चन है 2 एरर्स हैं, दूसरे क्वेश्चन में 2 ब्लैंक्स हैं और तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने एक 1 वर्ड का। सभी लोग इसको एक ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में आप सभी के पूरे मार्क्स आने चाहिए, ऐसे मेरी होप है, आशा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा स्पाई इन हैंड। स्पाई का मतलब जासूस। अब इन हैंड क्या होता है? हाथ में। अब देखो इसको समझो इस फ्रेज को। आपने बहुत बार सुना होगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब जो कैश आपके पास है, जो रिजर्व में है, आपकी जेब में है, आप उसको जब मर्जी यूज़ कर सकते हैं। स्पाई इन हैंड का मतलब है ऐसा एक स्पाई है जो आपकी जेब में है, आपके हाथ में है, आप दिन या रात जब चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये कौन जासूस है, कौन स्पाई है, बात कर रहा है, कह रहा है ऑन पेगासस स्पाईवेयर इशू। पेगासस नाम के इस इजरायली स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की, जिसके जरिए आप किसी का भी फ़ोन को हैक कर सकते हैं। इस सेंटेंस में, इस फ्रेज में देखने वाला एक खूबसूरत सा ग्रामर रूल है, फटाफट उस पर नज़र डालेंगे। स्पाईवेयर नाम के वर्ड को एक काम करो, 10, 5, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड लो। 4 सेंटेंसेज में आपको देखते ही कुछ एरर दिखती है, कोशिश करो आइडेंटिफाई करने की, फिर मैं बताता हूँ आपको लॉजिक के साथ। चलो देखो, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। ब्रेड है, पेपर है, एयरक्राफ्ट है, इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर है, मॉलवेयर है, हार्डवेयर है, स्पाईवेयर है, मशीनरी है। ये सभी जो है ना, सिंगुलर और प्लूरल, चाहे आप एक हो चाहे 1000 हो, हमेशा बिना एस के ही आते हैं। जैसे एक ब्रेड है, मान लो बोला गिव मी 3 ब्रेड्स, 3 ब्रेड्स मुझे दे दो। हिंदी में बोल दो ठीक है 3 ब्रेड्स दे दो, लेकिन इंग्लिश में ब्रेड एक मटीरियल है, ब्रेड को आप गिन नहीं सकते हो। तो आप यहाँ लिखोगे 3 पीसीस ऑफ ब्रेड, है ना, पीछे से एस निकाल दो। और पीसीस की जगह पे ब्रेड के साथ में लॉफ्स भी आता है। लॉफ या स्लाइस भी बोलते हो, ब्रेड के जो इस टुकड़े को लॉफ या स्लाइस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से सारे वर्ड्स हैं, इनके आगे कभी भी एस ना लगाएं। जैसे आई हैव 2 न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 खबरें हैं। भाई 2 खबरें तो ठीक है, लेकिन खबरों को गिना नहीं जा सकता। आप लिखो 2 पीसेज ऑफ न्यूज़, ठीक है ना, पीसीज यहाँ पे लगाना जरूरी है। वैसे ही द कंपनी सेल्स सेवरल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कंपनी बेचती है कई तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को। यहाँ पे एस के बिना ही सॉफ्टवेयर को लिखें, स्पाईवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉलवेयर, हार्डवेयर, इनके आगे एस को कभी ना लगाएं। वैसे ही 110 एयरक्राफ्ट को खरीदा गया गवर्नमेंट के द्वारा। एयरक्राफ्ट भी ऐसा ही वर्ड है जिसके आगे एस नहीं आएगा, चाहे 1 एयरक्राफ्ट हो चाहे 1000 एयरक्राफ्ट हो। ये सब हम नाउन चैप्टर में कर चुके हैं बेसिक ग्रामर में, वही मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। वर्कशॉप की तरह बना करके लाता हूँ मैं आपकी, पूरे दिन की तैयारी हो इस एक लेक्चर से। साथ ही अगर एग्जाम्स आपके नज़दीक हैं, SSC के, बैंक्स के, प्री या मेंस, और इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पे आप स्ट्रगल करते हो, क्लोज टेस्ट में, एरर में, PQRS जंबल में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, स्टार्टर्स कनेक्टर्स में, तो प्री और मेंस दोनों ही लेवल के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। 100 आवर का कंटेंट है। हर वीक इसमें थोड़ा और कंटेंट ऐड भी होता रहता है। आप इस पूरे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, पेड प्लेलिस्ट से यूट्यूब पे रखी हैं। इन प्लेलिस्ट को देखने के लिए, इस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप मेंबरशिप को ज्वाइन करें, ज्वाइन बटन को प्रेस करके, और इस वीडियो को प्ले करना। यहाँ पे आपको समझाया हुआ क्या मिलता है। एक और चीज़, राइटिंग स्किल्स का प्रोग्राम, मैनी थैंक्स टू यू, कल ही मैंने लॉन्च किया था और इतना अच्छा रिस्पांस मिला, मैं आपको बता नहीं सकता। 100 लोग मैंने सोचा था फर्स्ट डे आएंगे, दुगने से भी ज़्यादा इनरोल हो गए हैं। सारे टॉपिक्स कवर होंगे इसमें, ऐसे, रिपोर्ट, आंसर, आप कुछ भी लिखना चाहें। मैं आपको इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ, अपने आप किसी की हेल्प के बिना आप लिख कैसे सकते हैं अंग्रेजी में, है ना, इस प्रोग्राम में कवर होगा। टास्क मिलेंगे आपको, टास्क पूरे करने हैं, साथ में आपको मिलेंगी प्रीमियम वीडियोस, कैसे आपको लिखने की कला सीखनी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस प्रोग्राम, इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे मुझे एक मैसेज ड्रॉप करें, मैसेज डाल दें, मैं शाम को आपको फुल इन्फॉर्मेशन जो है इस पर डाल देता हूँ, फ्री होकर के आता हूँ इंस्टाग्राम पे। चलिए, कह रहे द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन ऑन द इश्यूज रेज्ड बाय रेवलेशंस ऑफ फोन सर्वेलेंस। कह रहा सरकार को कम क्लीन होना ही चाहिए।
सरकार को सबके सामने साफ साफ बताना ही चाहिए, एकदम साफ छवि के साथ सामने आना ही चाहिए उन सभी इश्यूज़ पे, उन सभी मुद्दों पे जो रेज़ किए गए हैं, उठाए गए हैं, उन रेवोल्यूशंस के द्वारा, उन खुलासों के द्वारा जो है फ़ोन सर्वेलेंस के, लोगों के फ़ोन में जासूसी के। तो सरकार पे आरोप लगे हैं, सरकार को सबके सामने कम क्लीन होना है, साफ साफ आकर के पूरी बात को बताना है, जो भी मुद्दा, जो भी आरोप उनके ऊपर लगा है। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस का सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, वर्ब है मस्ट कम क्लीन। कम क्लीन एक फ्रेजल वर्ब होती है, या इसको ईडियम भी बोल सकते हो। इसका मतलब होता है जो भी आप पे आरोप लगा हो उसके बारे में आप साफ साफ बताएं, हाँ या ना, सच है या झूठ है। इसको बोलते हैं कम क्लीन होना, है ना। रेवोल्यूशन मतलब खुलासा, इसको डिस्क्लोजर बोलते हैं। सर्वेलेंस का मतलब होता है सुपरविजन, किसी पे निगरानी। स्पाइंग बोल दो, जासूसी बोल दो, स्नूपिंग बोल दो। एक एडवांस वर्ड है इसके लिए, एस्पिनाच। इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। बढ़ेंगे आगे, फटाफट से आ जाओ अपनी वोकैब पे। पूरे आर्टिकल की सारी वोकैबलरी मैं आपको एक साथ यहाँ पे करवा देता हूँ ताकि आर्टिकल आराम से पढ़ पाओ, है ना। ये पिछले सारे वोकैबलरी वर्ड्स इस शीट में है, आप इसको कमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो लिंक से। देखो कल जो हमने कुछ वर्ड सीखे हैं ना, वही वर्ड्स आज फिर से यूज़ होंगे। एक वर्ड हमने थोड़े दिन पहले किया था सैबोटाज, फिर एक वर्ड किया था इम्पिंज अपॉन, और फिर एक वर्ड किया था परटर्ब, ये तो कल ही किया था। तो सैबोटाज का मतलब होता है या तो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, आग लगा देना किसी चीज़ को, खास करके पब्लिक प्रॉपर्टी को, है ना। कहीं पे आपने खंबा वंबा तोड़ दिया, किसी की दुकान में घुस गए और फोड़ के आ गए सामान, सैबोटाज। दूसरा सैबोटाज का मतलब होता है किसी के काम में रोड़ा पड़ना, किसी के काम को, प्लान को रोकना, है ना। तो ये सैबोटाज का दूसरा वाला मीनिंग आज आप फिर से देखेंगे इस आर्टिकल में, रिवाइज कर लेना। इम्पिंज अपॉन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका दो मतलब होते हैं, किसी पे बुरा प्रभाव छोड़ना या किसी के अंदर घुस जाना, किसी के अंदर एनक्रोच करना, अपनी नाक घुसाना, है ना। किसी की आपको जो लिमिट्स मिली है उससे ज़्यादा आप अंदर चले गए, इम्पिंज अपॉन होता है। तो इम्पिंज अपॉन का एक सिनोनिम होता है ट्रैम्पल अपॉन। ट्रैम्पल अपॉन ये आप आज देखेंगे, वहीं से इसको कनेक्ट कर लेना। एक वर्ड हमने कल देखा था परटर्ब, इसका मतलब होता है डिस्टर्ब करना, किसी को एंग्री बनाना। परटर्ब्ड का नाउन फॉर्म, सॉरी एडजेक्टिव फॉर्म होता है परटर्बिंग, मतलब डिस्टर्बिंग, जो आपको डिस्टर्ब करे। तो परटर्बिंग नाम का वर्ड फिर से आप आज देखेंगे, यहां से इसको कनेक्ट कर लेना। डिस्टर्बिंग को बोलते हैं परटर्बिंग। अब आज के नए वर्ड्स है अबॉमिनेबल। देखिए इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत खराब हो, आपको देखते लगे यार इतनी खराब, इतनी बुरी, है ना। कोई काम हो, घटना हो, इंसान हो, कोई भी चीज़ जो खराब हो उसको हम बोलते हैं अबॉमिनेबल। इसको आप डिस्गस्टिंग बोल दो, रिपॉन्जेंट बोल दो, एबोरेंट बोल दो, है ना। चाइल्ड रेप इज़ द मोस्ट अबॉमिनेबल क्राइम। जो ये वाला काम है ना, गंदा काम, ये दुनिया का सबसे खराब काम है, चाइल्ड रेप। मोस्ट अबॉमिनेबल मतलब एक्सेप्शनली बैड, इससे बुरा कुछ है ही नहीं। एबोमिनेबल बना है एबोमिनेट नाम की वर्ब से, इसका मतलब होता है किसी से घृणा करना, किसी चीज़ को बुरा जो है ना समझना। एस्पिनाच, इसको एस्पायोनेज ना बोलें, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्पिनाच। एस्पिनाच का मतलब होता है जासूसी, स्पाइंग, एक्ट ऑफ स्पाइंग, है ना, नाउन है एक। द गवर्नमेंट इज फेसिंग द चार्जेस ऑफ वाइड स्प्रेड एस्पिनाच। सरकार फेस कर रही है चार्जेस को हर तरफ जासूसी के। तो जिसने इतनी ज़्यादा जासूसी की है सरकार ने कि अब उसके ऊपर आरोप लगने लगे हैं। एस्पिनाच का एक सिनोनिम है बहुत बढ़िया, सर्वेलांस और स्नूपिंग, दोनों याद रखना, सर्वेलेंस और स्नूपिंग। लास्ट वर्ड है अपना कोहर्ट, ये एक वन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है एक जैसी चीज़ों के जो है ग्रुप, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी चीज़ जब एक जैसी होती है ना, एक तरह की होती हैं, उनमें कोई फीचर कॉमन होता है, तो उनके ग्रुप को हम बोलते हैं कोहर्ट। जैसे द इनिशियल कोहर्ट ऑफ पेशेंट्स हैव सेफली रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज। जो इनिशियल ग्रुप था पेशेंट्स का, वो सेफली रिकवर कर गया डिजीज से। अब ये कोहर्ट क्या बता रहा है, इस पेशेंट्स के ग्रुप को बता रहा है जो शुरू शुरू में पेशेंट आए थे, समझ गए ना। उनका कॉमन फीचर क्या था, महामारी की शुरुआत में ही उनको कोरोना हो गया था, ऐसा समझ लो। तो इनका एक कॉमन फीचर था, इसलिए ये इनिशियल ग्रुप या कोहर्ट ऑफ पेशेंट्स है। इसको कंटिंजेंट या रेजिमेंट भी बोलते हैं। सारे वर्ड्स डिटेल में करवा रहा हूँ भाई, यही सब तुम्हें डिक्शनरी से जब तुम ढूंढते हो ना बहुत टाइम लगता है। इस शीट का फ़ायदा उठाओ, डाउनलोड करो और रिवाइज करो सभी वर्ड्स को। चलो समरी में आपको दे दूँ किस बारे में लिखा है। एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा उससे पहले। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं।
तो समरी बहुत सीधी सी है। एक तो होती है जासूसी, सामने वाला कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है। एक होता है आप जासूसी के भी अंदर घुस गए, सामने वाला अपने बेडरूम में क्या करता है, समझ गए ना। ऐसी जासूसी के हमारी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं और जासूसी करवाई है सरकार ने 1000 से भी ज़्यादा इंडिया के बड़े बड़े लोगों पे। सुप्रीम कोर्ट का जज भी शामिल है इसके अंदर, अपोजिशन के लीडर भी शामिल है। ये सारी जासूसी हुई है इजरायली कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है पेगासस, इसका यूज़ करके, इसके इस्तेमाल से। ये सॉफ्टवेयर बहुत पावरफुल है। ये भी बता देगा कि आप अपने बेडरूम में क्या करते हो अगर आपके फ़ोन के अंदर ये सॉफ्टवेयर जो है अगर डल गया तो। सरकार ने डलवा दिया इन लोगों को और सबका सब कुछ जो है सरकार को पता है आज की डेट में। अब पता लगा है कि सरकार एक काम कर रही है तो सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सरकार मना कर रही है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि एविडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके खिलाफ। अब एक ही तरीका है, आप कम क्लीन हो, सबके सामने आकर के बताएं किस वजह से किसकी जासूसी आपने करवाई थी। अगर नेशनल इंटरेस्ट में है तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट में है ही नहीं वहाँ पे भी जासूसी आप करवा रहे हो, ये बहुत गलत काम है। लोगों के बेडरूम में झांकने का किसी को भी जो है ना अधिकार नहीं है। आज की टोन है एथिकल, ये एथिक्स की बात करेगा, मॉरल्स की बात करेगा, कहाँ तक कौन सी चीज़ सही है और उसके बाद कहाँ पे कौन सी चीज़ गलत हो जाती है। एथिकल टोन। एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव का, इसी समरी पे बेस्ड है। क्या इस लेवल की स्पाइंग को आप सपोर्ट करते हैं जिसमें सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना करके लोगों के बेडरूम्स में झांकने लगती है? डू यू सपोर्ट सच स्पाइंग एक्टिविटीज़ और नॉट? आंसर करें कमेंट सेक्शन में, दिमाग से करना, दिल से मत करना, है ना। मेरा आंसर भी आपको मिलेगा फर्स्ट कमेंट में, मैं भी लिखता हूँ आपके साथ। कर एटलीस्ट 1000 इंडियन फोन नंबर्स आर इन अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टारगेट्स ऑफ सर्वेलेंस यूजिंग द Pegasus सॉफ्टवेयर sold by Israeli company the NSO Group to vetted governments with the approval of the Israeli government। करेक्ट, कम से कम 1000 फ़ोन नंबर जो हैं आर वो हैं उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में। और किसकी? वो है पोटेंशियल टारगेट्स की, संभावित लक्ष्यों की, टारगेट्स की। और किसके? सर्विलेंस के टारगेट्स हैं भाई साहब, ये सबके सब जासूसी के टारगेट्स हैं, यूज़ करते हुए पेगासस नाम के स्पाईवेयर को। ये वो स्पाईवेयर है जिसको सोल्ड किया गया है, बेचा गया है इजरायली कंपनी के NSO ग्रुप नाम से, जो इस कंपनी से बेचा गया है। और किसको बेचा गया है? दुनिया की कुछ वेटेड गवर्नमेंट्स को, चुनिंदा गवर्नमेंट्स को, जिसको इजराइल की सरकार ने बोला उसी को ही ये सॉफ्टवेयर बेचा गया, उसी सरकार को। और कैसे बेचा गया? इजराइल सरकार की जो है अप्रूवल के द्वारा, इजराइल सरकार की हामी के द्वारा। समझ गए? एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सेंटेंस है, कम से कम 1000 इंडियन फ़ोन नंबर्स उस लिस्ट में हैं जो कि टारगेट्स की है, स्पाइंग के, जासूसी के, यूज़ करते हुए इस खतरनाक सॉफ्टवेयर को जो बेचा जाता है इस कंपनी के द्वारा उन चुनिंदा सरकारों को, वेटेड गवर्नमेंट्स को, जिनको अप्रूवल मिलती है इजरायली सरकार की। समझ गए? अब देखो नंबर्स की वर्ब है आर, वेटेड का मतलब है इंस्पेक्टेड, एग्जामिन्ड। सरकार, पहले इजराइल की सरकार देखेगी कि जिस सरकार को आप बेच रहे हो वो हमारी दोस्त है, दुश्मन है। तो आप इंडिया की सरकार है तो उसको बेच दो, पाकिस्तान की सरकार है तो उसको मत बेचो। तो ये वेटिंग का काम करती है वहाँ की सरकार, फिर ही ये सॉफ्टवेयर को आगे जो है सेल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस द को यहाँ नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कमर्शियल कंपनीज के आगे द को कभी भी ना लगाएं। केयर ऑफ दीज 300 हैव बीन वेरीफाइड, 22 phones were subjected to forensic analysis by Amnesty International and peer reviewed by University of Toronto's Citizen Lab। कह रहे इनमें से, इन 1000 में से 300 नंबर है ना वो वेरीफाई हो चुके हैं। किस आदमी के हैं और कौन है वो आदमी? 22 जो फोन्स हैं वो सब्जेक्ट हुए हैं, वो अधीन हुए हैं, वो गुजरे हैं फोरेंसिक एनालिसिस से एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और पीयर रिव्यू भी हुए हैं। इन्होंने पीयर रिव्यू करवाया, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, अभी आगे पढ़ो पूरा। पीयर रिव्यू करवाया गया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के सिटीजन लैब से। तो 1000 नंबर का इसने पूरा हिसाब दे दिया है, कैसे कैसे कितने नंबर को हमने आइडेंटिफाई किया है। अब देखो पीयर रिव्यू क्या होता है। कोई भी चीज़ जब आप कोई नई, मान लो आपने कोई थ्योरी रखी है, आप एक साइंटिस्ट हो, आपने बोला कि ये एक नई थ्योरी है, आज से मैं इसको बना करके लाया हूँ। इस थ्योरी को आपके पीयर्स रिव्यू करेंगे, दूसरे जो फेलो साइंटिस्ट हैं, चाहे आपका दोस्त है चाहे दुश्मन है, हज़ारों की तादाद में वो रिव्यू करेंगे। फिर वो रिव्यू कर करके निकालेंगे अपना डेटा और बताएंगे कि आपकी थ्योरी कितनी सच्ची और कितनी झूठी है। इस प्रोसेस को कहते हैं पीयर रिव्यू। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो फोरेंसिक जांच करवाई, उस जांच को पीयर रिव्यू किया गया। उस जांच की भी जांच की गई यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की सिटीजन लैब से। समझ गए ना? तो दोनों ने बराबरी में होकर के जांच को करवाया, ऐसा समझे। सब्जेक्ट टू एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है, समझो, सब्जेक्ट मतलब चेला, प्यूपिल। वैसे तो सब्जेक्ट हमारे केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट है, विषय भी होते हैं, वो अलग है सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट होता है चेला, किसी का प्यूपिल। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है किसी का चेला बनना या किसी के नीचे आना।
म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के चेले हैं, जैसा मार्केट रिस्क वैसा ही म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस, है ना। हमेशा मार्केट रिस्क के नीचे ही काम करेंगे, अधीन होकर के रहेंगे। सब्जेक्ट टू नाम के इस फ्रेज को आप ऐसे याद रखें। इन फंड्स को अधीन किया गया फॉरेन एनालिसिस की जो है से गुजारा गया, इन फंड्स को फोरेंसिक एनालिसिस से। केयर ऑफ दीज 10 were clearly established as being targeted by Pegasus. 8 of the other 12 yielded inconclusive results. कह रहे इन सारों में से 10 को साफ साफ स्टैब्लिश किया गया कि इनको तो टारगेट किया ही गया है पेगासस के द्वारा, जबकि 8 जो थे दूसरे 12 में से इन्होंने यील्ड किया इनकॉन्क्लूसिव रिजल्ट्स को। इनके जो रिजल्ट्स निकले ला करके जो उसने दिए वो बिल्कुल भी कंक्लूसिव नहीं थे, कन्विंसिंग नहीं थे। तो ये 22 फोन की बात बता रहा है, 22 में से 10 की तो हाँ है और 12 का हमें पता नहीं है। अब ध्यान से देखो, 10 की वर्ब है क्लियरली स्टैब्लिश्ड, 8 की वर्ब है यील्डेड। यील्ड का मतलब होता है देना या सरेंडर करना, है ना, लाना या आत्मसमर्पण करना, दोनों ही यील्ड नाम की ये वर्ब बताती है। इनकंक्लूसिव हर वो चीज़ है जो आपको कंक्लूजन ना दे, कन्विंस ना करे, इनकन्विंसिंग हो या एम्बिगुअस हो, बिल्कुल भी क्लियर ना हो। तो ना तो हमें पता लग रहा है हाँ, ना हमें पता लग रहा है ना, ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं। कह रहा द एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ दीज रेवल्यूशंस इज एक्सट्रीमली हाई। कह रहा है ये जो एविडेंस मिली है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो भरोसेमंद होने की क्वालिटी है, इन सभी के सभी रेवोल्यूशंस की, इन सभी के सभी खुलासों की वो बड़ी हाई है। अगर 10 मिले हैं तो मतलब दाल में कुछ काला तो जरूर है, ऐसी एविडेंस हमें मिल चुकी है। एविडेंस की वर्ब है इज, क्रेडिबिलिटी की वर्ब है इज। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, आपकी भरोसेमंदी, है ना, कितने आप विश्वसनीयता हो। कह रहे इंडियन सिटीजन्स वर इंडीड टारगेट्स ऑफ अ विशियस, abominable and uncivil surveillance campaign by a government entity, Indian or foreign। कह रहे इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो वास्तव में टारगेट्स थे एक बहुत ही खूंखार, एक बहुत ही घृणा भरे, अबोमिनेबल बहुत ही खराब, और एक बहुत ही अनसिविल सर्वेलेंस कैंपेन के। अनसिविल मतलब जो बिल्कुल भी सिविल नहीं है ना, इसको आप बोल सकते हैं जंगली। तो ऐसे जंगली सर्वेलेंस कैंपेन के, जासूसी के जो अभियान के एक शिकार थे, टारगेट थे, एक गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा ही थे, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन हो। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारें ही खरीद सकती है, ऐसा नहीं है मेरे मन में आ गया और मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए और इजराइल पहुंच गया कि लाओ, ऐसा नहीं है, सिर्फ सरकार ही खरीदेगी। तो अगर इंडियंस पे सर्वेलेंस हुई है तो या तो इंडिया की सरकार ने कराई है या किसी और सरकार ने करवाई है। सिटीजन्स की वर्ब है वर। अबोमिनेबल आप देख चुके हो, डिस्गस्टिंग हो, बहुत ही खराब हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना वो वाला किस्सा है ना, रेप वाला। विशियस मतलब खूंखार, अनसिविल मतलब जंगली हो, जो सिविलाइज सोसाइटी में रहने लायक ना हो। कह रहा द बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कह रहा अब सारा का सारा बक जो है, सारा का सारा जो ब्लेम जो है वो आकर के रुकता है सरकार पे, भारत की। सबसे पहले भारत सरकार पे ही आएगा ना, अगर ऐसा कुछ काम हुआ है तो भारत की सरकार पे ही ब्लेम लगेगा। अब बक नाम के वर्ड को देखें, डिक्शनरी में टाइप करोगे आपको मिलेगा नहीं सही से, इसके 3 मीनिंग होते हैं। अच्छी डिक्शनरी में देखोगे तो 3 मिलेंगे, खराब में देखोगे तो 2 ही मिलेंगे। पहला मीनिंग होता है 1 रुपये का, चाहे नोट हो, चाहे डॉलर हो, चाहे यूरो हो, 1 रुपये का मतलब समझिए ना, एक जो है यूनिट का कोई भी नोट, डॉलर या कोई भी चीज़ जो होती है करेंसी नोट, वो कहलाता है बक। दूसरा मेल डियर को बोलते हैं बक, है ना, मेल हिरण को। और तीसरा बक का मतलब होता है ब्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो इस पर बहुत सारी ईडियम बनती है। पहली ईडियम है पास द बक, इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पे डाल देना। काम गलत हुआ और सामने वाले पे उंगली डाल दी, भाई मेरे को नहीं पता इससे पूछो। पास द बक, ब्लेम को पास ऑन कर देना। वैसे मेक अ क्विक या फास्ट बक, फटाफट पैसा कमाना, खास करके गलत काम करके। अगर आप कुछ गलत काम धंधा करते हो तो आप बोल सकते हो आई एम इनटू मेकिंग अ क्विक या फास्ट बक। अब यहाँ पे बक का मतलब है रुपया, पैसा, है ना, पैसे की बात हो रही है। तीसरा है बैंक फॉर योर बक, इसका मतलब होता है जो खर्चा आपने किया आपको उसका हक मिला है, आपके पैसे का आपको पूरा पूरा जो चाहिए था वो सारी सर्विसेज मिली हैं, है ना, बैंक फॉर योर बक। बड़े आगे बक नाम का वर्ड भूल मत जाना जिंदगी में। कह रहा है इंस्टेड ऑफ कमिंग क्लीन एक्सप्लेनिंग व्हाट इट इंटेंड्स टू डू to protect citizens, the GOI has fallen back on a disingenuous claim that no illegal surveillance is possible in India। अब बता रहे सरकार की, अगर सरकार कुछ गलत कह रही है तो कैसे पकड़ा गया। कह रहे बजाय, इंस्टेड ऑफ, बजाय कम क्लीन होने के, साफ साफ बताने के और एक्सप्लेन करने के कि क्या ये करना चाहती है, इंटेंड है, इसका इंटेंशन है करने का, प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन्स को। सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि हम इसकी जांच करवाएंगे, सिटीजन्स की जो है निगरानी कैसे कोई करेगा। कह रहे बजाय इस सब काम को करने के सरकार फॉल बैक ऑन कर गई है, सरकार पीछे हट गई है एक खराब क्लेम पे, डिसइंजीनियस क्लेम पे, फॉल्स क्लेम पे। और वो क्लेम क्या है, कोई भी इलीगल सर्वेलेंस पॉसिबल है ही नहीं इंडिया में।
समझ गए? सरकार बोल रही है हमने तो नहीं करवाई, हमसे मत पूछो, करवाई होगी किसी ने। अब देखने वाली चीज़ें इसमें, इंस्टेड ऑफ की दो वर्ब्स हैं, पहली है कमिंग और दूसरी है एक्सप्लेनिंग। ये वर्ब्स नहीं है, ये जीरेंट्स हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाती है या सब्जेक्ट बन जाती है या वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाती है तब वो कहलाती है जीरेंट। मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ कमिंग ये तो आप समझ जाओगे, यहाँ पे कमिंग आना चाहिए, लेकिन एंड के बाद में एक्सप्लेनिंग भी आना चाहिए, क्योंकि ये भी इंस्टेड ऑफ का ही ऑब्जेक्ट है। एक प्रेपोजिशन के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। इट की वर्ब है इंटेंट्स, इंटेंट का मतलब होता है इरादा रखना। GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी वर्ब है फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है पीछे हटना और किसी दूसरे रास्ते को पकड़ लेना। आप आगे जा रहे थे, आपको शेर मिला, आप पीछे आए 5 किलोमीटर और दूसरी गली को पकड़ लिया, तो ये आप फॉल बैक ऑन कर रहे हो, पीछे आ रहे हो। डिसएंजिनियस, ये बहुत अच्छा वर्ड है, खतरनाक वर्ड है, ध्यान से समझें। पहले एंजीनियस और एंजीनियस दो वर्ड्स को पकड़ो, ठंडे दिमाग से सोचो इन दोनों वर्ड्स में स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, सिर्फ आई और यू का, एंजीनियस और एंजीनियस। अब याद कैसे रखोगे, ये जो जीनियस है ना, जीनियस, जीनियस बड़ा ही समझदार होता है, इसीलिए एंजीनियस भी वाइज, क्लेवर और आर्टफुल होता है। वास्तव में जीनियस से ही ये वर्ड बना इंजीनियस, जो बहुत ही समझदार हो, बहुत ही कलाबाज हो, उसको बोलते हैं इंजीनियस। अब इंजीनियस कौन है, ये बड़ा ही भोला है, बड़ा ही इनोसेंट है, कोई कला नहीं जानता। इंजीनियस का बिल्कुल उल्टा है इंजेन्युअस। दोनों वर्ड एक दूसरे के एंटनी में, आई और यू से पूरा फर्क पड़ जाएगा। अब यहीं से वर्ड बना है डिसएंजीनियस, एंजीनियस के आगे डिस लगा दिया, इसका भी एंटोनिम बना दिया। अब इसका मतलब क्या है, बहुत ही आपको मिसलीड करने वाला, डिसीव करने वाला, फॉल्स आदमी, आर्टफुल आदमी, कलाबाज आदमी होता है। एक तरह से वो इंजीनियस ही है, लेकिन नेगेटिव सेंस में। तो डिसएंजीनियस का मतलब क्या है, झूठा, फॉल्स, डिसीटफुल, है ना, आपको धोखा देने वाला। तो ऐसा क्लेम जो है सरकार कर रही है। बड़े आगे कह रहा, देयर आर लीगल प्रोविजंस फॉर इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिंग डिजिटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी। कह रहा है वहाँ पे हैं लीगल प्रोविजंस, कानूनी प्रावधान हैं, और किसके लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए, कम्युनिकेशन और एक्सेस करने के लिए डिजिटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को, और कब, भलाई में, इंटरेस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के। तो ऐसा नहीं है हमारे देश में ऐसा काम होता नहीं है, होता है, हर देश में होता है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही होता है। ऐसे नहीं है किसी के भी जो आप फ़ोन को टैप कर लो या हैक कर लो। अब देखने वाली चीज़ें, लीगल प्रोविजंस की वर्ब है आर, देयर का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, देयर सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वास्तव में जो है वो आर नाम की वर्ब के बाद में रखा हुआ है। इंटरसेप्टिंग का मतलब है इंटरफेयर करना, किसी को पकड़ना बीच में से, है ना, दखल अंदाजी करना। अब मेरा आपसे एक सवाल है, एक्सेसिंग के बाद में टू क्यों नहीं आया? फॉर इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिंग डिजिटल स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, एक्सेसिंग के बाद में टू क्यों नहीं आया? चलो ये दो क्वेश्चन आपके सामने, इससे आपको समझ में आ जाएगा। वी डोंट हैव एक्सेस टू हर कंप्यूटर एंड वी कांट एक्सेस टू हर कंप्यूटर। सेकंड वाला सेंटेंस गलत है, यहाँ पे एक्सेस के बाद में टू नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसी क्या, यहाँ पे आपने ऐसा कौन सा रूल लगा दिया, यहाँ पे एक्सेस के बाद लगाया और यहाँ पे नहीं लगाया? भाई इसकी सारी कन्फ्यूजन है ये एक्सेस नाम का वर्ड। क्यों? ये नाउन भी है और वर्ब भी है, इसका फॉर्म कभी चेंज नहीं होता नाउन और वर्ब फॉर्म में। यहाँ पे ये एक नाउन का जो है काम कर रहा है। वी डोंट हैव, वर्ब होगी आपकी वी डोंट हैव, है ना, वी की वर्ब होगी डोंट हैव, और हैव क्या नहीं है, एक्सेस नहीं है। एक्सेस एक नाउन है, अगर ये नाउन है तो अपने बाद में टू लेगा, लेकिन वी कैंट एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस एक वर्ब है, कैंट नाम की हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब बन के आया है, इस केस में इसके बाद टू नहीं आएगा। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं इसी तरह की जिनकी वर्ब और नाउन फॉर्म एक जैसी है। वर्ब फॉर्म में कोई प्रीपोजिशन नहीं और नाउन फॉर्म में उनके बाद में कोई प्रीपोजिशन फिक्स होता है। 15 से 20 वर्ब्स मैं आपको बता चुका हूँ, नोट्स खोलो अपने और याद करो अभी के अभी सभी लोग, है ना। चलो बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं। कह रहा द कैप्चर ऑफ अ हैंड हेल्ड मशीन बाय पेगासस टर्न्स दैट इनटू अ रियल टाइम स्पाई ऑन द टारगेट हु कैन बी वॉच्ड ओवर एंड फॉलोड एवरी स्टेप। कह रहा जो कैप्चर है, जो पकड़ने का काम है एक हैंड हेल्ड मशीन को, मशीन तो आप जानते ही हो, हैंड हेल्ड मतलब जिसको हैंड में हेल्ड करो, जिसको हाथ में पकड़ सको, मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा है। कह रहे मोबाइल फ़ोन को कैप्चर या हैक करने का जो काम है पेगासस के द्वारा ये टर्न कर देता है इसको, और किस में, एक रियल टाइम स्पाई में, एक रियल टाइम के स्पाई में, ऐसा स्पाई जो आपको हर पल की खबर दे रियल टाइम के अंदर, और किस पे, टारगेट की, और वो टारगेट जिनको वॉच ओवर किया जा सकता है, जिनकी निगरानी की जा सकती है और फॉलो किया जा सकता है हर कदम पे। समझ गए ना। तो पेगासस आपने डाल दिया ना, अब आप अपने घर जाके सो जाओ, सुबह आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और रात में भी मिल जाएगी। जिस टाइम वो आदमी जो भी काम कर रहा होगा हाथों हाथ आपको नेट के थ्रू पता लग जाएगा। कैप्चर की वर्ब है टर्न्स, हु की वर्ब है कैन बी वॉच्ड ओवर। वॉच ओवर का मतलब होता है सुपरवाइज करना, स्पाई करना, स्नूप करना।
दूसरी वर्ब है हु की फॉलोड, है ना, कैन बी वॉच्ड ओवर एंड कैन बी फॉलोड। चलिए, कह रहा था सर्विलेंस इज टोटल into their private and intimate lives which have no bearing on any public interest। कह रहा है सर्विलेंस अपने आप में टोटल है, कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है। ऐसा नहीं है हम ये सर्विलेंस रखेंगे और ये नहीं रखेंगे, सब कुछ सर्विलेंस होगी जहाँ जहाँ उसका फ़ोन होगा। उनकी प्राइवेट लाइफ्स में है, उनकी इंटीमेट लाइफ्स में है ना। और कह रहा है जिनका कोई बेरिंग नहीं है, जिनका कोई भी प्रभाव नहीं है किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट पे, लोगों की भलाई पे। किसी के बेडरूम में झांक रहे हो, ऐसी स्पाइंग से भारत की जनता से क्या मतलब है उसका, है ना, हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी से उसका क्या कनेक्शन है, समझ गए ना। सर्विलेंस की वर्ब है इज, विच की वर्ब है हैव, बेरिंग का मतलब होता है प्रभाव या इम्पैक्ट। कह रहे द कोहर्ट ऑफ पीपल हु वर पोटेंशियल टारगेट्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, probably a Supreme Court judge and a former election commissioner, does not indicate that the surveillance was necessitated by national security और पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स। अब ये लिस्ट बता रहा है किन किन की सर्विलेंस हुई है, उस लिस्ट से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा क्या हो रहा था। कह रहा है जो कोहर्ट है, जो पीपल है, ग्रुप का कोहर्ट है, कोहर्ट मतलब ग्रुप, है ना, उन लोगों का ग्रुप जो कि पोटेंशियल टारगेट से संभावित लक्ष्य थे। अब ये कौन लोग थे, पत्रकार थे, नेता थे, शायद प्रोबेबली एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी थे, और क्या थे, एक फॉर्मर इलेक्शन कमीशन भी थे। कह रहा है इन सब लोगों का जो ग्रुप है ना, जो टारगेट से, ये इंडिकेट नहीं करता है किस चीज़ को भी कि ये जो सर्विलेंस है ये नेसेसिटेट हुई थी, ये जरूरी बनाई गई थी नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स के द्वारा। अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के जज या इलेक्शन कमिश्नर की स्पाइंग करने का मतलब है आपके इरादे थोड़े गलत हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हो, या पब्लिक सेफ्टी का आपसे कोई जो है इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कोहर्ट की वर्ब होगी डज नॉट इंडिकेट, सर्विलेंस की वर्ब है वॉज नेसेसिटेटेड, हु की वर्ब है वॉर। नेसेसिटेट करना मतलब किसी चीज़ को नेसेसरी बनाना, जरूरी बनाना। इंडिकेट करना मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा देना। कह रहा है इट इज़ सेफ टू अज्यूम दैट नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेररिज्म और चाइनीज इंट्रूजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्पाइंग ऑन अ वुमन who complained of sexual harassment by a former चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कह रहे ये बात भी सेफ है अज्यूम करना, ये बात भी मान ही लेते हैं हम, कोई गलती नहीं है इसमें मानने में कि एक इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिगार्डिंग टेररिज्म या चाइनीज इंट्रूजन से रिलेटेड हो, ऑब्टेन की जा सकती है। चाइना से रिलेटेड, चाइना के एग्रेशन से रिलेटेड या टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को आप नहीं ऑब्टेन कर सकते हो, पकड़ सकते हो। और कैसे, स्पाई करके एक ऐसी औरत पे जिसने कंप्लेन की थी सेक्सुअल हरासमेंट की एक सीजीआई जस्टिस के खिलाफ, समझ गए ना। तो ये भी बात हम बिल्कुल मान सकते हैं, इस औरत का भी अगर स्पाइंग हो रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम चाइना की या टेररिज्म की बात कर रहे हैं, आपका मकसद यहाँ पे कुछ और है इसकी स्पाइंग करवाने का। इट की वर्ब है इज, नो इन्फॉर्मेशन की वर्ब है कैन बी ऑब्टेन्ड, हु की वर्ब है कंप्लेंट। अब देखने वाली चीज़ इस सेंटेंस में बहुत अच्छा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। कंप्लेन के बाद में ऑफ भी आएगा, टू भी आएगा, अगेंस्ट भी आएगा, अबाउट भी आएगा, और बड़ा आसान है इसको याद करना, बड़ा मुश्किल नहीं है ये। कंप्लेन ऑफ का मतलब है जिस मामले की आप कंप्लेन कर रहे हो, भाई हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा, भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, जिस भी इश्यू की कंप्लेन करोगे वो रीज़न होगा कंप्लेन ऑफ के बाद में। कंप्लेन टू का मतलब है जिसको कंप्लेन करोगे, अथॉरिटी को, भाई आप चोरों की कंप्लेन लेके पुलिस वालों को गए तो पुलिस वाले कंप्लेन टू के बाद में आएंगे, है ना। जिस बड़ी जो अदालत को आप कंप्लेन कर रहे हो कंप्लेन टू करके बताएं। अगेंस्ट या अबाउट आप समझते हैं, जिस आदमी के खिलाफ कर रहे हो कंप्लेन उसके बारे में कंप्लेंट अगेंस्ट, है ना। अगेंस्ट यूज़ होता है, अबाउट बहुत कम यूज़ होता है। अब देख लो इनको कैसे यूज़ करना है। द पुअर मैन कंप्लेंड डैश इनजस्टिस, पुअर मैन ने अन्याय की शिकायत की। अब अन्याय एक रीज़न है, ना तो कोई अथॉरिटी है ना अन्याय के खिलाफ हो रही है बात, है ना, अन्याय कोई इंसान भी नहीं है। अगर ऐसा है रीज़न है तो कंप्लेंट ऑफ इनजस्टिस, ऑफ इनजस्टिस। नेक्स्ट देख लो, द पुअर मैन कंप्लेंड डैश द करप्ट पुलिस ऑफिसर। पुअर मैन कंप्लेंट किसको करेगा, करप्ट पुलिस ऑफिसर को करेगा या उसके खिलाफ करेगा। भाई उसको भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे मीनिंग निकलेगा करप्ट पुलिस ऑफिसर के खिलाफ करने का, तो कंप्लेंट अगेंस्ट द करप्ट पुलिस ऑफिसर। अब तीसरा देख लो, द पुअर मैन कंप्लेंट डैश जज। पुअर मैन ने जज साहब को कंप्लेन किया, जज साहब के खिलाफ भी कर सकता है, लेकिन जज साहब को कंप्लेन करना ज़्यादा अच्छा बनता है, तो हम यहाँ पे टू लगा देते हैं, जज साहब को अदालत को डू के बाद में रखते हैं। तो ऑफ, अगेंस्ट या टू अपने अपने हिसाब से जब आपको मीनिंग हो वैसा चाहिए आप जो है रख सकते हैं इसको। बढ़े आगे, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन चैप्टर में कर चुके हैं इसको। कह रहा ऑन द कंट्रेरी द कंपोजिशन
suggest that private craving, turpitude and voyeurism motivated the perpetrators। कह रहा है बिल्कुल इससे उल्टा, ऑन द कंट्रेरी, ये ऊपर वाली बातों को छोड़ दो, कह रहा है इससे बिल्कुल उल्टा ये जो कंपोजिशन है ना, ये जो मिश्रण है, एक औरत के खिलाफ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ हो रही है, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हो रही है, तो इन सब बातों का जो एक मिक्सचर है, कह रहा है ये सजेस्ट करता है कंपोजिशन मिक्सचर कि एक तो प्राइवेट क्रेविंग, एक टर्पिट्यूड और एक वॉयरिज्म, ये तीनों चीज़ों ने मोटिवेट किया था इन परपेट्रेटर्स को, इन खराब लोगों को, गलत लोगों को, रॉन्ग डूअर्स को। अब ये तीनों चीज़ें समझ लेते हैं क्या है, पहले ये समझ लो। कंपोजिशन हमें ऊपर वाला यही बताता है कि ये तीनों खराब चीज़ों ने ही मोटिवेट किया था इस काम के अपराधियों को, स्पाइंग करवाने वाले लोगों को। अब आओ ये तीनों चीज़ें क्या है, पहले परपेट्रेटर देखें। रॉन्ग डूअर को बोलते हैं, मिसक्रिएंट को बोलते हैं, अपराधी को बोलते हैं परपेट्रेटर, जिसने गलत काम किया, गुनाहगार, है ना। अब देखो तीनों वर्ड्स क्या हैं। प्राइवेट क्रेविंग, क्रेविंग मतलब किसी चीज़ के लिए इंटेंस डिजायर, जैसे आपको आज चॉकलेट खानी है, यू आर क्रेविंग फॉर ए चॉकलेट, चॉकलेट खानी ही खानी है, इंटेंस डिजायर है। प्राइवेट क्रेविंग का मतलब होता है आपकी प्राइवेट क्रेविंग है, आपके मन में कोई चीज़ चलती है, इस चीज़ को मैं देखूं, आपके मन में कोई चीज़ क्रेविंग हो रही है, तो एक तो इस क्रेविंग ने, प्राइवेट क्रेविंग ने इस काम को करवाया, लोगों के मन में कुछ होगा इस चीज़ को करवाने वालों को। दूसरा टर्पिट्यूड, इसका मतलब होता है इमोरलिटी, अनैतिकता, जो सही है उसके पार आप चले जाएं, गलत वाली लाइन में। और तीसरा है वॉयरिज्म, ये बहुत ही खराब चीज़ है, इसका मतलब होता है लोगों के बेडरूम में झांकने की आपकी आदत, आपका डिज़ायर है स्पाई करना है लोगों की इंटीमेट और प्राइवेट लाइफ्स में। तो कह रहे हैं हमें इससे यही पता लगा है, ये जो सारा काम हो रहा था इन तीनों चीज़ों की वजह से हो रहा था, नेशनल सिक्योरिटी का कोई कनेक्शन ज़्यादा दिखता नहीं है। कह रहे दिस वायलेशन इज़ अबाउट प्राइवेसी एंड मच मोर, ये वायलेशन जो है प्राइवेसी के बारे में है और उससे भी बहुत ज़्यादा है, उससे भी बहुत आगे की बात है। वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, है ना। अब क्या है उससे आगे, कह रहा है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इलीगली मे हैव बीन यूज्ड to compromise institutions, to steal elections, sabotage opposition campaigns and even dislodge an opposition government। कह रहे जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की गई थी इलीगली, हो सकता है वो यूज़ की गई हो, और किस लिए, इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। आपको पता लग गया ये सरकारी संस्था का जो हेड है ये काम करने वाला है ना, उससे पहले ही आपने एक्शन ले लिया, तो इंस्टीट्यूशंस को अपने कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए। दूसरा, इलेक्शंस को स्टील करने के लिए, ऑपोजिशन के लीडर्स के फ़ोन आपके हाथ में है तो आपको पता है क्या होने वाला है। तीसरा, इलेक्शन कैंपेन्स को सैबोटाज करने के लिए, सैबोटाज करना मतलब किसी को रोकना, प्रिवेंट करना, किसी के चुनावी अभियान को रोकने के लिए, और यहाँ तक कि डिसलॉज करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए अपोजिशन की एक सरकार को। अगर अपोजिशन के लीडर्स के आपके पास फ़ोन नंबर्स हैं, आपने टैप किया हुआ उनके फ़ोन को, आपको आसानी से पता है कि कैसे सरकार को उखाड़ा जा सकता है। तो कह रहे प्राइवेसी से ज़्यादा ये सब भी हो सकता है इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके। इंफॉर्मेशन की वर्ब है मे हैव बीन यूज्ड, सैबोटाज आप देख चुके हो, पहले भी कर चुके हैं ना, किसी को रोकना, प्रिवेंट करना। डिसक्लोज का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, अपरूट करना या फोर्स आउट करना। कह रहा दैट द अक्यूज्ड इन द भीमा कोरेगांव केस had their computer breached by unknown entities to plant evidence that the prosecution is now using against them is notable in this context। कह रहे दैट ये बात ही, कौन सी बात, जो अभियुक्त थे भीमा कोरेगांव केस के अंदर, उनके कंप्यूटर को ब्रीच करवाया गया था, इन अक्यूज्ड लोगों के कंप्यूटरों को उल्लंघन करवाया गया था, एक्सेस किया गया था इलीगली, और किसके द्वारा, अननोन लोगों के द्वारा, एंटिटीज़ के द्वारा, प्लांट करने के लिए, रखने के लिए एविडेंस को, वो एविडेंस जिसको सरकारी वकील अब यूज़ कर रहा है इन्हीं लोगों के खिलाफ, भीमा कोरेगांव में पकड़े हुए लोगों के खिलाफ। कह रहा है ये बात जो है ना, दैट ये बात जो है इज़ नोटेबल, नोटेबल है इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में, समझ गए ना। तो ऐसा भी हुआ भीमा कोरेगांव केस के अंदर, लोगों को पकड़ा गया है, उनके कंप्यूटर में एविडेंस को खुद ही डलवाया गया और बाद में उसी के जरिए उन पर केस भी चलाया गया यूएपीए लगा करके। ये बात भी हमें देखनी चाहिए। अक्यूज की वर्ब है दैट की वर्ब होगी इज, अक्यूज की वर्ब होगी हैड, प्रोसिक्यूशन की वर्ब होगी इज नाउ यूजिंग। अब देखने वाली चीज़ है देखो इस सेंटेंस में, प्रोसिक्यूशन मैंने आपको बता दिया सरकारी लॉयर को बोलते हैं, जो सरकार की तरफ से केस लड़े वो प्रोसिक्यूशन। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। अब फटाफट से इस पर एक फॉर्मूला है देख लेंगे पॉजिटिव वर्ब्स का। 3 पॉजिटिव वर्ब्स है हमारे पास, आज सिर्फ हैज़ वाली देख रहे हैं हम। हैज़ पॉजिटिव वर्ब का एक सीधा सा फॉर्मूला है। 2 सेंटेंस देखो, द टीचर हैड अस राइट या रिटन एन ऐसे। आपको चूज़ करना है यहाँ पे राइट लगाऊं या रिटर्न लगाऊं। सेंटेंस का मतलब है टीचर ने हमसे एक ऐसे लिखवाया, और यहाँ पे देखो द टीचर हैड एन ऐसे राइट या रिटन बाय अस, बात वही है, थोड़ा सा हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज किया है। अभी भी पॉजिटिव वर्ब हैड को ही यूज़ किया हमने ना, हैज़ की सेकेंड फॉर्म है हैड। देखो कैसे चूज़ करोगे, टीचर ने स्टूडेंट से ऐसे लिखवाया, हमसे ऐसे लिखवाया, जो हैज़ के बाद आए, जो हैज़ नाम की पॉजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है वो इस काम को करेगा या उस पर एक काम होगा।
हम तो लेटर को लिखेंगे, हम तो लेटर को लिखेंगे, तो हम लिखेंगे तो आप बेयर इन्फिनेटिव को यूज़ करें। जब भी लिखने की बात हो, एक्टिव बात हो, तो बेयर इन्फिनेटिव आता है हैज़ वर्ब के बाद। और यहाँ पे देखो, टीचर ने ऐसे को हमसे लिखवाया, ऐसे जो आया ना इसके बाद में ऐसे को लिखा जाएगा। ऐसे को कोई लिखेगा नहीं, लिखेंगे तो ये ऐसे किसी को ना लिखेगा, ऐसे को लिखा जाएगा। ऐसे पे पैसिव वॉइस में काम होगा, पास्ट पार्टिसिपल को चूज़ करें, यहाँ पे आएगा रिटर्न। समझ गए ना। तो हैड के बाद राइट भी आता है, रिटर्न भी आता है, आपको चूज़ करना पड़ेगा हैड का ऑब्जेक्ट क्या है। अब जैसे आपने हैज़ वर्ब देखी है, ऐसे ही गेट नाम की पॉजिटिव वर्ब भी है, उसका भी फॉर्मूला है, इसी तरह का है, कुछ मिलता जुलता। अपने नोट्स को देखो, रिवाइज करो दिमाग में, है ना। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है दैट स्टेट एजेंसीज कैन ट्रैम्पल अपॉन द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स इन सच मैनर वाइल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स प्लेड इग्नोरेंस इज अनसेटलिंग फॉर अ डेमोक्रेसी। कह रहा है ये बात की, दैट कौन सी बात भाई, कि स्टेट की एजेंसियां ट्रैम्पल अपॉन कर सकती हैं। ट्रैम्पल अपॉन आप देख चुके हो, इम्पिंज अपॉन करना, वायलेट करना, एनक्रोच करना, अंदर घुस जाना, है ना। कह रहा है ये कि स्टेट की एजेंसियां सिटीजन्स की निजी जिंदगियों में घुस सकती हैं, ट्रैम्पल अपॉन कर सकती हैं इस तरीके से। और वाइल जबकि जब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब हमारे चुने हुए नेता हैं, वो प्लेड कर रहे हैं, वो गुहार लगा रहे हैं अज्ञानता की, इग्नोरेंस की। वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं। कह रहे हैं ये बात की, ये पूरी की पूरी ये बात जो है ना इज़ अनसेटलिंग, वो अनसेटलिंग है, परेशान करने वाली है एक डेमोक्रेसी के लिए, एक जनतंत्र के लिए। समझ गए। सेंटेंस सिंपल है। दैट की वर्ब है इज, स्टेट एजेंसीज की वर्ब है कैन ट्रैम्पल अपॉन, रिप्रेजेंटेटिव्स की वर्ब है प्लेड। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज। ट्रैम्पल अपॉन आप देख चुके हैं, अंदर घुस जाना, इंकरेज करना, वायलेट करना। रिप्रेजेंटेटिव, चलिए अनसेटलिंग का ही सिनोनिम मैंने आपको बताया हुआ है परटर्बिंग, यहाँ पे इज परटर्बिंग भी हो सकता है। कह रहा दिस इज एंटीथेटिकल टू द बेसिक क्रीड ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो पूरी चीज़ है ये एंटीथेटिकल है, ये कॉन्ट्रेरी है, बिल्कुल उल्टी है उस बेसिक प्रीमाइस के, क्रीड के, प्रिंसिपल के जो है जनतंत्र का। ये चीज़ जो है गणतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। समझ गए ना। एंटीथेटिकल टू इज इक्वल टू कंट्रेरी टू, किसी चीज़ के बिल्कुल उल्टा होना। क्रीड का मतलब होता है नियम, कानून, डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल, डोगमा, टेनेट, रूब्रिक। सारे अच्छे अच्छे सिनोनिम बता रहा हूँ आपको मैं, नियम कानून के, है ना, पॉलिसी के। कह रहा द ट्रूथ अबाउट दीज रेवोल्यूशंस मस्ट बी अनअर्थड थ्रू एन इन्वेस्टिगेशन बाय द जेपीसी और बाय द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर क्रेडिबल मैकेनिज्म। कह रहा है ये जो ट्रूथ है ना इन रेवोल्यूशंस का, सच जो है इन खुलासों का, उसको अनअर्थ किया जाना चाहिए, उसका खुलासा होना चाहिए। और किसके जरिए? एक इन्वेस्टिगेशन के जरिए, जांच के जरिए, या तो हो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, या हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और या फिर किसी क्रेडिबल मैकेनिज्म के द्वारा, भरोसेमंद सिस्टम के द्वारा। ऐसा ना हो सीबीआई को दे दो जांच, सीबीआई तो सरकार के अंडर काम करती है ना। इस तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। ट्रूथ की वर्ब है पैसिव वॉइस में, मस्ट बी अनअर्थित। देखिए अनअर्थ किसी चीज़ के ऊपर से मिट्टी को हटाना, अनवेल किसी की चीज़ के ऊपर से वेल यानी पर्दे को हटाना। इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर से, राज पर से पर्दा हटाना, है ना। अनअर्थ, अनवेल, रिवील, डिस्क्लोज सब एक दूसरे के सिनोनिम में, खुलासा करने के, भंडा फोड़ने के। कह रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट मस्ट बी इन क्लियरिंग द एयर ऑन द फॉर्मस क्वेश्चन इट इज स्कर्टिंग अराउंड हैज़ एनी इंडियन एजेंसी बॉट पेगासस। कह रहा सबसे पहला पॉइंट जो है सरकार के लिए मस्ट भी होना चाहिए क्लियर करने में एयर को, इस पूरे मामले पे जो है डाउट्स को दूर करने में, है ना, सब सवालों के सही सही जवाब देने में। और किस पे? फॉरमोस्ट क्वेश्चन पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पे, जिसको ये स्कर्ट अराउंड कर रही है, जिस सवाल के चारों तरफ घूम रही है, इससे बचने की कोशिश कर रही है। तो कह रहा है सबसे पहला पॉइंट सरकार के लिए यही है, अगर अपनी छवि को साफ करना है इस सवाल पे जिससे वो बचना चाह रही है। वो सवाल ये क्या है कि क्या किसी इंडियन एजेंसी ने बाय किया है पेगासस को, क्या कभी पेगासस को भारत की किसी संस्था ने खरीदा है या नहीं, इसका जवाब सरकार दे, जो कि कभी देगी नहीं। ऐसे मामलों पे सरकारें कभी भी बोलती नहीं है, आपको पता है। स्टार्टिंग पॉइंट की वर्ब है मस्ट बी, इट की वर्ब है इज स्ट्राइकिंग अराउंड, स्कर्टिंग अराउंड। स्कर्ट अराउंड का मतलब होता है किसी चीज़ के गोल गोल घूमना और बचना उस चीज़ से, है ना। आपके पीछे कोई चीज़ पड़ी और आप गोल गोल चक्कर काट रहे हो, उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। ये लास्ट में क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखी हुई है और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद है ना। लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया हुआ है। क्लियर द एयर का मतलब होता है डाउट्स को क्लियर करना, सब सवालों का सही जवाब देना। चलिए, ना ज़्यादा मुश्किल था ना ज़्यादा इजी था, सिंपल सा ही आर्टिकल है। अब बन गया होगा और सिंपल जब पूरा आपने डिटेल में देखा है। ये क्विज है आपका, 5 में से 5 नंबर चाहिए मुझे। 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे और 1 क्वेश्चन यहाँ पे। बहुत ईजी है आज का, है ना। क्या बोलते हैं रस्टिक को और वेरी आर्टफुल जो ना हो, इंजीनियस बोलते हैं, जेन्युस बोलते हैं। पूरा फॉर्मूला बताया मैंने आपको, है ना। कब आपको हैव के बाद में
थर्ड फॉर्म लगानी है कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और कौन से नाउन ऐसे हैं जिनके आगे एस आता है या नहीं आता। इसमें 2 एरर्स मिलेंगी आपको, चेक करना है एक्सेस के बाद में टू सही है गलत है, और दूसरा कंप्लेन के बाद में कौन सा प्रपोजिशन लगना चाहिए। जो अभी सीखा है वही अप्लाई होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के आपको मिल जाएगा आंसर। मेरे आंसर से अपना आंसर चेक करना और आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको पता है, 3 सेंटेंस में आंसर करना। मैं भी लिख रहा हूँ आपके साथ, है ना, रोज लिखा करो, रोज जो है अपनी लिखने की आदत बनाओ। राइटिंग स्किल्स के लिए इंस्टाग्राम, रात में ऑनलाइन आऊँगा, अपना मैसेज ड्रॉप कर देना, रात में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अंटिल देन साइनिंग आउट।